आज जो बात कर रहे हैं अपन, उसमें हमने बात की कि यहाँ पे कार्बन हमें पता है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और 4 क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। पर ग्रेफाइट के केस में होता क्या है कि हर कार्बन, ईच कार्बन जो है वो केवल और केवल 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना लेता है इसके नियरेस्ट जो आपके कार्बन एटम होते हैं। पर एक जो कार्बन, एक जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, वो फ्री रहता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो है वो आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, हीट का भी आपका यही है। तो यहां पे बात करें अगर सिंपल सी बात, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है आपका, अगर नॉर्मली हम इसको बनाते हैं अगर लैब के अंदर ग्रेफाइट को, तो हम कैसे क्या करते हैं इसमें, हम जो है यहाँ पे सैंड और कोक जो होता है, कोक मतलब कोल जो आपका इसी का फॉर्म होता है आपका, इन दोनों को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये जो हीटिंग है वो अप्रोक्सीमेट आप 3200 से लेके 3300 केल्विन के आसपास इसको हीट करते हो। इतना टेम्परेचर आप देते हो इसको, तो ये आपका क्या बना देता है, ग्रेफाइट बना देता है। ठीक है, ये इतनी सी बात अपने को समझ में आ गई कि हाँ, कि कार्बन जो आपका ग्रेफाइट है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट आपका। अगर सिंपली प्रिपरेशन अगर देखें तो सैंड और कोक दोनों को मिक्सर लेके और यहाँ पे उसको हीट करते हैं, और ये जो हीटिंग होती है वो आपका यहाँ पे 3200 से लेके आपका 3300 केल्विन के बीच में ये हीटिंग होती है आपकी, और आपका क्या मिल जाता है, ग्रेफाइट आपका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इसमें सिंपली बात करें तो ग्रेफाइट जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 144। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 142 पिकोमीटर है आपकी, इतनी पिकोमीटर यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। और यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों को अगर अपन लिखें तो हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल फॉर्म की शेप में होता है। अगर बात करें हेक्सागोनल फॉर्म जो है वो आपकी शीट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएगा, जैसे एक शीट बना लिया। हेक्सागोनल मीन्स यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। इस तरह से आपका हेक्सागोनल शीट फॉर्मेशन करता है। ये इस साइड भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी इस साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस साइड से भी जुड़ा हुआ कार्बन से। इसी तरह से ये जो चेन है ये आपके आगे भी चलती रहती है, जैसे ये कार्बन हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, आगे कार्बन हो गया आपका, और यहाँ पे ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया। तो यहाँ पे भी कितने, देखिए ऊपर वाली अगर बात करें यहाँ पे हेक्सागोनल शेप में, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 5 और 6। इसी तरह से नीचे वाली शीट में अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर वो आपके रिपीटेड होते रहते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से एक शीट बना ली इसने, ठीक है, इसी तरह से वो दूसरी शीट भी बनाएगा। तो ये जो एक लेयर है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है शीट की। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट लेयर से लेके दूसरे लेयर के बीच में, ये आपका ये कितना होता है, 335 पिकोमीटर, 335 पिकोमीटर की दूरी होती है। मतलब जैसे एक लेयर ये है, सपोज कीजिए जो इसने लेयर बनाई है, और एक लेयर ये है, हेक्सागोनल की लेयर है, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है आपकी, 335 पिकोमीटर है। और रही बात अगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के, तो वो कितने हैं, 142 पिकोमीटर है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखवा रहा हूँ पॉइंट में। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मेरे को बताओ पहले तो।
आगे चलिए। अब बात तो यहाँ पे पॉइंट में लिखते हैं और इसका डायग्राम भी दोबारा रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे साथ साथ लिखते भी चलोगे। देखिए, इन ग्रेफाइट each carbon bonded with 3 carbon atom, while one valence electron is free in nature, free in nature due to presence of free electron in graphite, it having good conductor of electricity and heat। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये जो आपका ग्रेफाइट है वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे, इन ग्रेफाइट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ is 142 picometer, while distance between two layers of hexagonal sheet is 335 picometer। लिख दिया इतना। हाँ बेटा बोलो। चलिए, अब इसका अगर सिंपल सा डायग्राम बनाए एक बार पहले, तो डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा कलरफुल डायग्राम ही बनाना, थोड़ा कोशिश करना। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एटम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह से ये शीट आगे भी है इस तरह से। ये आगे भी चलती रहेगी कंटिन्यूस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सीट होगी। इसी तरह से आपकी सेकंड सीट बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है,
सभी को दिख रहा है डायग्राम? बोलिए। ये पहली शीट या लेयर है और ये सेकंड लेयर है। इन दो लेयर के बीच को जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 335 पिकोमीटर, जो मैंने ये अभी लिखवाया है यहाँ पे, ये वाला जो है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, कोई भी दो कार्बन ले लिए मैंने, सपोज कीजिए, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 142 पिकोमीटर, ये कहना चाह रहा आपका। ये आपका सिंपल सा डायग्राम है ग्रेफाइट का। सभी उतार लो फटाफट। उतार दिया सभी ने? चलिए, तो अब छोटी छोटी बात और है इसमें, देखिए। पहला और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए। एक बात ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट है एज कंपेयर टू अपना डायमंड के कंपैरिजन में, तो इसमें लिख देना अगला पॉइंट, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। इट इज सॉफ्ट इन नेचर। और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी क्या थी, मैंने यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बताया था? ये आपका कोई सपोज कीजिए क्यूब है, और यहाँ पे इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक एक मीटर, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। इसके जो डेंसिटी है वो वेरी करती है, डिपेंड अपॉन यहाँ पे कैसी कंपोजिशन है। तो यहाँ पे 2 से लेके 2.5 ग्राम, इतने ग्राम तक हम इस वॉल्यूम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 2 to 2.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये है आपका, ठीक है। आगे चलो। हार्ड हो गया आपका, मतलब सॉफ्ट हो गया, डेंसिटी की बात होगी। और बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू, तो यहाँ पे ये जो ओपेक नेचर का होता है, मतलब आपका, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको सिंपली भाषा में, कि ग्रेफाइट हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू डायमंड। So graphite is opaque in nature। opaque मतलब धुंधला, धुंधला जिसको बोल सकते हो आप। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायमंड, व्हाई डायमंड हैविंग ओपेक इन नेचर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई ग्रेफाइट हैविंग ओपेक इन नेचर, ओपेक मतलब आपका धुंधला टाइप का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका
ऊपर जो लिखवाया है वो ये हो जाएगा। इतनी बात लिख दी, बोलिए। सभी ने लिख दिया बेटा? चलिए, एक और पॉइंट है इसका, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम ही होता है, तो इट हैविंग, या इट हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड का कितना था मेल्टिंग पॉइंट, कौन बताएगा? मोर देन 4000, यस, मोर देन 4000 केल्विन। तो यहाँ पे इसका जो होता है वो आपका 1800 केल्विन के आसपास ही होता है। मतलब एज कंपेयर टू, अगर बात की जाए डायमंड के कंपैरिजन में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। पर 1800 केल्विन बहुत ज़्यादा होता है अगर अपन देखें तो। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, डायमंड के रिस्पेक्ट में। 1800 केल्विन बहुत होता है। 1000 केल्विन पे तो आपका जो स्टील होता है वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है। जो स्टील होता है ना आपके घरों में यूज करते हैं, तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है आपका। लिख दिया इतनी बात? ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस लिख देते हैं, यूजेस और लिख देते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग लिख देना, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। पहला यूज लिख दो कि क्या क्या यूज होता है, बताओ इसमें, कौन बताएगा? बोलिए। पेंसिल में यूज करके, बिल्कुल। पर प्योर ग्रेफाइट यूज नहीं होता उसमें, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें जो है वैक्स है, क्ले है, इसका मिक्सर होता है, उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें। तो इसमें लिख देना, अ, इसमें लिखना मिक्स्ड विद वैक्स एंड क्ले, graphite is used for making cores of lead pencil. Lead pencil, as it can use to mark पेपर, सिंपल पेपर को मार्क करने के लिए अपन यूज काम में आता है आपका। तो ग्रेफाइट का थोड़ा सा उसमें मिक्सर होता है, आपका वैक्स का और क्ले का। क्योंकि प्योर अगर ग्रेफाइट की बात करें तो प्योर ग्रेफाइट जो होता है ग्रीसी कलर का होता है, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको। जैसे ग्रीस नहीं होता क्या, जैसे गाड़ियों में यूज करते, चैन के ऊपर लगाते हैं, तो वैसी नेचर होती है इसकी, लुब्रिकेंट सॉफ्टी और ग्रीसी टाइप का होता है। तो उसको हम थोड़ा सा सॉलिड भी बनाते हैं, क्योंकि आपका जो लेड होती है, लेड पेंसिल होती है, उसमें वैक्स और थोड़ी सी क्ले डालते हैं, ताकि उसकी जो लुब्रिकेंट, मतलब जो नेचर है, सॉफ्टी नेचर, वो थोड़ी सी हार्ड हो। और उसका यूज हम किस में करते हैं, पेंसिल में यूज करते हैं। पहला पॉइंट लिख दिया? सभी ने पहला पॉइंट लिख दिया, तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अभी बताया जैसे कि ये सॉफ्टी और ग्रीसी होने के कारण ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज में आता है, तो लिख देना ड्यू टू सॉफ्ट एंड greasy nature, it can be used in lubrication। बस इतना ही लिख दो, सिंपल।
लुब्रिकेशन में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्टी और ग्रीसी होने के कारण ये लुब्रिकेंट की तरह काम में आता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आप आपने सेल देखे होंगे घर पे, जैसे वॉच सेल आप होता है या घड़ी में होता है, उसमें मरकरी सेल होता है। इसी तरह से एक बड़े बड़े सेल होते हैं, निप्पो के सेल होते हैं जो रेडियो में यूज होते थे। बड़े वाले सेल किसी ने देखे हो तो, अगर सिंपल छोटे सेल भी अगर देखे हो तो तुमने कभी नोट किया हो, देखिए उस सेल को कभी तोड़ा हो तो कुछ सेल ऐसा होता था उसके ऊपर एक स्टील की तो ये होती है, स्टील होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कैप होती है छोटी सी, सभी ने देखा होगा। ये जो कैप वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है, और इस पे ब्रांडिंग होती है निप्पो की, किसी की भी, मतलब कोई एक्स वाई जेड जो भी है, कोई कंपनी का नाम है इसके ऊपर। इसको अगर आप तोड़ते हो तो ये स्टील वाला पोर्शन तो आपका यहाँ पे टूट जाता है, और इसके अंदर निकलता क्या है, एक रोड निकलती है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की एक रोड निकलती है। ये जो ब्लैक कलर की रोड है, ब्लैक कलर की जो रोड है, ये एक तरीके से क्या है, ग्रेफाइट, आपका ग्रेफाइट ही है, आपकी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ग्रेफाइट को एक तरीके से इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज करते हैं। इसको यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए काम में आता है सेल को, ताकि अपने पोटेंशियल जनरेट हो, और पोटेंशियल जनरेट होगा तभी अपनी जो है वॉच वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रोड की तरह काम में आता है। क्यों काम में आता है, क्योंकि ग्रेफाइट और एक होता है आपका यहाँ पे, अपन बात करेंगे प्लेटिनम। आप हायर क्लास में बात करोगे, ये दो ही, एक तो होता है ग्रेफाइट और एक होता है प्लेटिनम, पीटी। ये दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो कि हर कहीं पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ग्रेफाइट, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड आपके, ये इनर्ट नेचर के होते हैं। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन का मीन्स कैसे है, जैसे जैसे आप अगर आयरन आयरन है आपका, अगर आयरन को आप बाहर रख देते हो बरसात के टाइम पे तो वो जंग जल्दी पकड़ता है। तो अगर हम और कोई मेटल अगर सॉल्यूशन में और कहीं लेते हैं तो उसमें क्या होती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें ओवरऑल जो रिजल्ट चाहिए वो डिजायरेबल रिजल्ट मिल जाता है। एक तरीके से ये जो रोड है वो कंडक्टर का काम तो करती है, पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब एक तरीके से हम ये कंपैरिजन कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जैसे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कैटलिस्ट आपने क्या होते हैं कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद में वो एज इट इज हमें मिल जाते हैं। कैटलिस्ट की सिंपली भाषा यही तो कहते हो कि रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और रिएक्शन के बाद में हमें एज इट इज कैटलिस्ट वो क्या मिल जाता है, ऑब्टेन्ड मिल जाता है। तो ये क्या होता है, आपकी रिएक्शन करवा देता है। तो एक तरीके से ये जो ग्रेफाइट है इन सेल के अंदर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। तो मैं एक सिंपल सी यहाँ पे लैंग्वेज से लिखवाना चाहता हूँ कि इट कैन बी यूज्ड यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड इन सेल। बस इतनी बात लिख दो, सेल, क्योंकि फिर आपके आगे फर्दर आप हायर क्लास में पढ़ोगे, सेल भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं आपके, फिर वोल्टिक सेल भी होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो सेल भी आपके टाइप हो जाते हैं। तो सेल लिख दो सिंपल बस, कि सेल में ये जो यूज होता है एक तरीके से इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, बस इतने पॉइंट बहुत हैं, 3 पॉइंट आप लिख दो इतना चल जाएगा। अगर एक पॉइंट और भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी को जनरेट करने के लिए काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसमें जो न्यू हाँ
5 नंबर में पूछ लिया तो पहले इसमें ये लिख दे, यहां से लिखते लेके आ रहे हैं, देख यहाँ से लिखते लेके आ, डायग्राम बनाते जा, इसके ये पॉइंट बनाते जा, फिर इसके बाद यूज लिख दे, एक पॉइंट और लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि वो आपको इसके साथ और भी पूछेगा कि अगर 5 नंबर में पूछता भी है ग्रेफाइट और डायमंड, तो ग्रेफाइट और डायमंड की डेफिनेशन दे दो और उसके डिफरेंस भी बताना पड़ेगा आपको। अभी बात करेंगे डिफरेंस की, बात करेंगे, अगर वो पूछता है तो बता देंगे। चलो लिख भी देखो, कहते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखिए पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए आपने मूवी में या कहीं आपने देखा होगा, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं आपकी, वो बड़े, उसमें धुआं निकलता रहता है। एक तो होती है सिंपल, अपने लोकल भाषा में भट्टा कहते हैं, उसमें तो ईंट पकती है, एक तो वो चिमनी होती है। एक होती है जो बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, वो सीमेंटेड होते हैं आपके, तो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे, उन न्यूट्रॉन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, मॉडरेट उनकी स्पीड को, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा उसकी स्पीड, मतलब वो उसको मॉडरेट करने के लिए, ना ज़्यादा फास्ट हो ना स्पीड कम हो, मतलब क्योंकि स्पीड तो ज़्यादा होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, उसकी रिएक्शन मतलब इतने फास्ट भी ना हो कि वो सीमेंटेड जो ब्लॉक हो उसको तोड़ के चले जाएं। तो उस रिएक्शन को हमें मॉडरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ताकि इनकी स्पीड को क्या कर सके, हम कंट्रोल कर सकें। तो यही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ इसमें, तो इसमें लिख देना कि ग्रेफाइट आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट टू moderate speed of neutrons in nuclear reaction during करना, during nuclear reaction। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। ये आपका डायमंड और ग्रेफाइट हो गया। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की बात। सभी ने उतार लिया पॉइंट, फोर्थ पॉइंट? ठीक है, तो अब हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट जो है, एक साइड लिख दो आप डायमंड और एक साइड लिख दो ग्रेफाइट। चलो पहला पॉइंट बताओ अब क्या लिखें, बोलो भाई। पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड शुरू करो, पहले स्ट्रक्चर से शुरू करो भाई। हम्म, ग्रेफाइट भी होता है तो क्या होता है? शीट्स अगर बनेंगी, चलो पहले देखो, पहला पॉइंट लिखते हैं कि डायमंड में हमें पता है कि हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जबकि इसमें हर कार्बन जो, मतलब ईच कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ये तो अपने को सिंपल पता है, तो ये लिखते हैं पहले। तो इसमें लिखो, इन डायमंड ईच कार्बन join with 4 carbon atoms। जबकि इसमें क्या लिख दोगे, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन join with 3 कार्बन एटम। पहली बात तो होगी। इसमें बताओ अब
कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी थी भाई? व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड? कितनी थी बताओ? बिल्कुल 154 पिकोमीटर। तो इसमें कितनी है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? इसमें कितनी बताओ? 142 पिकोमीटर, बिल्कुल सी है। नेक्स्ट, डेंसिटी कितनी है इसकी? डेंसिटी ऑफ डायमंड कितनी है? 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सी है। और इसमें डायमंड ऑफ ग्रेफाइट है आपकी 2.5 ग्राम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सी है। इसका कह सकते हो इट इज इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या है? कम है। तो इसमें लिख सकते हैं डायमंड हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ या ना? और इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस या नो? पॉइंट दिख रहे हैं सभी को? ये बताओ। इससे रिलेटेड जो अपन ने ये फोर्थ पॉइंट बनाया है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बना सकते हैं अपन। देखिए, नहीं, अरे इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करता है डायमंड, जबकि ग्रेफाइट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो इसमें लिख सकते हैं कि डायमंड कैन शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जबकि ग्रेफाइट कैन नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। हाँ या ना? कह सकते हैं बिल्कुल। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या कर रहा था? शाइनिंग कर रहा था आपका। और इट इज हार्डर इन नेचर, इट इज हार्डर इन नेचर। ये क्या सॉफ्ट है? लैंग्वेज लिख देना इसकी, इट इज सॉफ्टर इन नेचर। ग्रेफाइट में लिख देना इट इज सॉफ्टर इन नेचर। इट हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। और कोई पॉइंट रह रहा है तो वो तो गुड कंडक्टर रहा। डायमंड क्या हो जाएगा? डायमंड हैविंग बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या आपका? ग्रेफाइट हैविंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए। और कोई पॉइंट रह रहा तो बताओ मेरे को, फिर उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। डेंसिटी होएगी। और कोई पॉइंट है? कितने पॉइंट हो गए? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। डिफरेंस अगर पूछता वो तो 8 में से आप 4 कोई भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है डायमंड कैन शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी।
हम्म, सही है, लिख दो। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, और इस साइड क्या कर दें, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ओपेक इन नेचर कर दो, धुंधला होता है ना, ओपेक, बिल्कुल। लिख दिया सभी ने बेटा? चलो, तो आज का टाइम भी हो गया। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है तो बता दो मेरे को, डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड कोई है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अपन है। चलो, बाय।